नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश सुतार और मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद लोकेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो मेवाड़ के इतिहास से जो सीरीज प्रारंभ की थी, उसी सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने रतन सिंह तक के शासक के बारे में जो है वो जानकारी जुटाई थी। हमने पढ़ा था कि रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे और बाद में जो शासक बने वह राणा शाखा से प्रारंभ हुए थे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये रावल शाखा और राणा शाखा का माजरा था क्या। हुआ यूँ था कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे रण सिंह। कहीं कहीं उनका जो नाम है वो इतिहास के अंदर करण सिंह के तौर पर भी आता है। रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था क्षेम सिंह और एक का नाम था राहब। क्षेम सिंह बड़े पुत्र थे, इसकी वजह से जो है उत्तराधिकार के नियम के कारण क्षेम सिंह को चित्तौड़गढ़ का अगला शासक बना दिया गया। राहब छोटे पुत्र थे, इसकी वजह से उन्हें सिसोदा गांव की जागीर दे दी गई। जब उन्हें सिसोदा गांव की जागीर दी गई तो उनके वंशज जो थे, यानी वहां पर सिसोदा से वे सिसोदिया कहलाने लगे और क्षेम सिंह के ही आगे चलकर पीढ़ी के अंदर रतन सिंह शासक बने थे। और रतन सिंह पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तब सिसोदा गांव के जागीरदार के तौर पर वहाँ के शासक जो थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने बड़े पुत्र अरि सिंह सहित जो है वो काफ़ी पुत्रों के साथ उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी सेना के साथ लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण सहयोग दिया और वे इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लक्ष्मण सिंह के बड़े पुत्र अरि सिंह भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अरि सिंह का जो है गुप्त विवाह किया हुआ था और उनसे एक संतान की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था हमीर। अब हमीर जो था, जब इस बात की जानकारी अरि सिंह के छोटे भाई अजय सिंह को प्राप्त हुई तब उन्होंने अपने भाई के पुत्र को संरक्षण दिया और साथ ही के अंदर उनका लालन पालन करके उनको जो है वो बड़ा किया। जब वे पूर्ण रूप से उस अपने उत्तराधिकार के सक्षम हो गए तब उन्होंने अजय सिंह ने जो है वह अमीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उनका जो उत्तराधिकार का जो हक था, यानी जो वो गद्दी थी, उनको वो सौंप दी। इस बात से अप्रसन्न होकर अजय सिंह का पुत्र जो है मेवाड़ छोड़कर चला गया और महाराष्ट्र की तरफ चले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जब शिवाजी जो थे उन्हीं की पीढ़ी में से एक शासक बने थे। आगे का घटनाक्रम बहुत ही रोचक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सौंप दिया था तब खिजर खां ने बाद में यहाँ पर 1303 से लेकर 1313 तक शासन किया। 1313 के बाद जब खिजर खां यहाँ से छोड़कर पुनः दिल्ली की तरफ जाने लगा था तब उसने ये जो किला जो था, यानी चित्तौड़गढ़ का जो साम्राज्य जो था, वह मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। अब मालदेव सोनगरा के बाद इस दुर्ग पर अधिकार जो है जैसा और बनवीर का हो गया, जो कि मालदेव सोनगरा के पुत्र हुआ करते थे। अमीर सिसोदा गांव के थे, इसलिए वे सिसोदिया कहलाए और अमीर जो थे वे जो है राणा शाखा के पहले और प्रथम शासक हुआ करते थे। अमीर जब शासक बने तब उन्होंने जो है जैसा और बनवीर को पराजित किया। जैसा और बनवीर को पराजित करने के बाद में उन्होंने सिंगोली के युद्ध के अंदर 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया और चित्तौड़गढ़ पर विजय हासिल कर ली और चित्तौड़गढ़ पर राणा शाखा के प्रथम वे शासक बन गए, जो कि यानी सिसोदिया के पहले शासक कहो चाहे राणा के प्रथम शासक कहो। इसके बाद के अंदर जो है हमीर के पश्चात ही जो है वो सभी जितने भी शासक आए थे उन्होंने अपने नाम के पीछे राणा टाइटल लगाना प्रारंभ कर दिया था। अमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अमीर ने जो है अपने शासनकाल के अंदर अन्नपूर्णा माता, या जिनका एक अन्य नाम भी है बरवड़ी माता, उनके मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि गोहिलों की इष्ट देवी के नाम से जानी जाती हैं। साथ ही हमें हमीर की कुछ उपाधियाँ भी प्राप्त होती है, जिसमें हमीर कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है और राणा कुंभा ने जो है हमीर को रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा की उपाधि दी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें जो है प्रबल हिंदू राजा की उपाधि से भी नवाजा है। इस प्रकार हमीर के बाद अगले शासक बनते हैं महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह। कहीं कहीं उनका जो नाम है वो महाराणा लाखा भी लिखा जाता है, कहीं कहीं उनका नाम जो है वो महाराणा लक्ष्य सिंह के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। अगले शासक बने महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह। महाराणा लाखा के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उस समय जो है उन्हें जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई थी, या हम यूँ कहें कि जावर के अंदर उस समय चांदी के अवशेष प्राप्त हुए थे। उन्हीं के समय के अंदर जो है वो पिछू बंजवारे ने जो है पिछोला झील का निर्माण करवाया था, जिसके पास वर्तमान के अंदर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। आगे की कड़ी में जब महाराणा लाखा के
शासनकाल की जब हम बात करते हैं, तब महाराणा लाखा के समय के अंदर महाराणा लाखा ने एक ऐसी शपथ ले रखी थी जिनको पूरा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। महाराणा लाखा ने ये शपथ ले रखी थी कि वे जब तक बूंदी के दुर्ग को गिराएंगे नहीं, तब तक वे जो है वो अन्न पानी ग्रहण नहीं करेंगे। अब इस बात के लिए जब वे बूंदी को विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनकी ये शपथ पूर्ण करवाना भी उनके जो आगे के सामंत थे या उनके जो दरबारी थे, उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया और एक ऐसे नकली बूंदी के किले का निर्माण करवाया जिसे महाराणा लाखा गिराकर अपनी जो शपथ जो थी उसको पूर्ण करेंगे। अब बात ये थी कि उस नकली बूंदी के किले की रक्षा के लिए भी हाड़ा कुंभा जो थे वे आगे आ गए और उन्होंने महाराणा लाखा को युद्ध के लिए ललकारा। एकमात्र छोटा बच्चा जो महाराणा लाखा को अपने देश के एक जो है झूठे से किले, या हम यूँ भी कह सकते हैं, जो केवल और केवल मात्र कृत्रिम किला था, जिसे केवल और केवल शपथ पूर्व, या हम यूँ कहें कि जो उनके द्वारा जो दृढ़ निश्चय लिया गया था वह केवल पूरा करने के लिए उस किले का निर्माण करवाया गया था। उस किले की रक्षा करते हुए कुंभा हाड़ा जो है वे शहीद हो जाता है और मात्र एक छोटा सा बालक उस युद्ध में जो है शहीद हो जाता है। एकमात्र बालक जिसने अपनी जो मातृभूमि थी उसके केवल नाम के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। लाखा के समकालीन जो है वो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था चुंडा। चुंडा का एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल और उनकी पुत्री जिसका नाम था हंसाबाई। चुंडा ने अपने पुत्री हंसाबाई के विवाह का निमंत्रण जो है लाखा को भेजा और लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए अपनी पुत्री हंसाबाई का निमंत्रण भेजा था। लेकिन रणमल ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए और सशर्त एक शर्त रखी कि हंसाबाई से होने वाला पुत्र ही अगला शासक बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में वह जो है वो हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ कर देगा। महाराणा लाखा इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने जो है हंसाबाई से विवाह कर लिया। हंसाबाई के विवाह के पश्चात मोकल हुआ और मोकल जो है वो अगला उत्तराधिकारी सशर्त तौर पर था। ऐसी शर्त के अनुसार राणा जो चूड़ा जो थे उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने ये शपथ ली कि वे कभी भी जो है इस गद्दी के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं करेंगे और उनकी इसी प्रतिज्ञा की वजह से और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, इसकी वजह से वे मेवाड़ के भीष्म कहलाए या मेवाड़ के राम कहलाए। चूड़ा को बाद में छलूमर की जागीर दे दी गई जो कि ए ग्रेड यानी प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था उस समय। और कई सारे चूड़ा वहाँ के जो चूड़ावत जो कहेंगे या चूड़ामन जो कहेंगे, वे जितने भी उनको विशेष अधिकार दिए गए मेवाड़ के शासनकाल में उनको बहुत सारे विशेष अधिकारों से नवाजा गया था। बाद में महाराणा लाखा के जाने के पश्चात अगला जो शासक था वह मोकल बना। मोकल जो थे उनके प्रथम संरक्षक के तौर पर उनके भाई चूड़ा जो थे वे उनके संरक्षक बने। बाद में हंसाबाई को लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसकी वजह से उन्होंने जो है चूड़ा को हटाकर अपने भाई रणमल को बुला लिया और रणमल को बुलावा भेजने के पश्चात जब रणमल वहाँ आया तो मोकल का बाद में संरक्षक जो बने वे रणमल बने। मोकल जब शासक बने तो उन्होंने कई सारे कार्य करवाए, जिसमें से प्रसिद्ध कार्य ये था कि उन्होंने एकलीनाथ जी जो कि मेवाड़ में गोहिल वंश के कुलदेवता थे, एकलीनाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ में बने शमिदेश्वर मंदिर, उस मंदिर का जो है वो उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और इसका मंदिर का बाद में जो नाम है वो परिवर्तित होकर मोकल मंदिर के नाम से जाना जाने लगा था। इस मंदिर का शमिदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह मुंज परमार के भतीजे भोज परमार, जिनकी उपाधि थी त्रिभुवन परमार, उनके द्वारा करवाया गया था। इसकी वजह से इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी शमिदेश्वर मंदिर के 3 नाम थे, पहले इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर, बाद में शमिदेश्वर मंदिर और बाद में जो है मोकल मंदिर के नाम से जाना जाने लगा था। मोकल ने अपने भाई बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब का भी निर्माण करवाया था। साथ ही के अंदर मोकल के समय का एक अभिलेख भी हमें प्राप्त होता है जो कि श्रृंगी ऋषि अभिलेख के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी का एक अभिलेख है जिसमें बप्पा रावल से लेकर और मोकल तक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने काशी, गया और प्रयाग जाने वाले हिंदुओं का कर माफ करवा दिया था। मोकल की हत्या चाचा, मेरा, महपा व इक्का के द्वारा कर दी गई थी। मोकल की हत्या के पश्चात उनका पुत्र महाराणा कुंभा अगले शासक बनते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी के अंदर होता है। महाराणा कुंभा जो थे उनके पिता का नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्यवती था। उनके 2 पुत्र भी थे,
एक का नाम उदा, एक का नाम रायमल, उनकी पत्नी का नाम कुंभल मेरू, उनकी पुत्री रमाबाई थी और उनके गुरु हीरानंद थे। उनके जो संगीत गुरु थे उनका नाम सारंग व्यास, उनके सहायक संगीत गुरु जिनका नाम था कान्ह व्यास। ये कुंभा के बारे में उनके जन्म से लेकर, या यूँ कहें कि उनके जन्म से लेकर उनके पिता, उनके माता इत्यादि के बारे में सामान्य जानकारी थी। कुंभा 1433 ईस्वी में शासक बने थे। कुंभा जब शासक बने तब उनके सामने दो समस्याएं थीं। पहली समस्या अपने पिता के हत्यारों को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना, और दूसरी समस्या उनके सामने थी कि किस प्रकार वे रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को मेवाड़ में कम करें। अब उनके सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या जो है, जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता के हत्यारे चाचा, मेरा, महपा और इक्का जो हैं वे मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के पास है, तब उन्होंने महमूद खिलजी प्रथम को एक पत्र भिजवाया और उनसे कहा कि वे उनके पिता के हत्यारों को उन्हें सौंप दे, और बाकी उनके बीच में कोई ज़्यादा बड़ा मतभेद था नहीं। महमूद खिलजी प्रथम ने ऐसा करने से मना कर दिया, और कुंभा के लिए अपने पिता के हत्यारों को मारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये उनके स्वाभिमान की बात थी। तो कुंभा ने ऐसी दशा में मालवा के ऊपर युद्ध करने का फैसला लिया। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई और उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, और वहाँ से अपने पिता के चारों हत्यारों की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। उसके बाद में कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में भी भाग लिया था, और बाद में नागौर को भी अपने अधीन में कर लिया था। इसके साथ ही 1453 में कुंभा ने आवण बावण की संधि की। आवण बावण की संधि क्या थी और आवण बावण की संधि क्यों हुई, किन रियासतों के मध्य हुई, ये आपके मन में एक प्रश्न होगा। कहानी ये थी कि हमने जब पहले ही बात की थी कि कुंभा के सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या जो थी वह अपने पिता के हत्यारों को मारना, उसके लिए वह समस्या थी। जब उसने सारंगपुर का युद्ध किया, चाचा, मेरा, महपा व इक्का को मार दिया, उसके बाद में उसके सामने दूसरी समस्या थी कि रणमल के प्रभाव को मेवाड़ में किस प्रकार कम किया जाए। अब उसने मेवाड़ में रणमल के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तब उसने क्या किया कि रणमल जो है वो एक भारमली नामक दासी से अत्यधिक प्रेम करता था, या यूं कहें कि भारमली नामक दासी से उसका प्रेम प्रसंग था। जब रणमल भारमली के पास आया तब कुंभा ने एक योजना बनाई कि भारमली को कहा कि तुम उसको इतनी शराब पिला लेना कि वह जो है वह बेशुद्ध सा हो जाए, और जब वह इस दशा में होगा तब उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी जाएगी। योजनानुसार ऐसा ही हुआ। भारमली ने उनको काफ़ी सारी शराब पिलाई जिससे वे बेशुद्ध हो गए, और बाद में राणा कुंभा की योजना अनुसार रणमल की हत्या कर दी गई। जब ये सारा घटनाक्रम रणमल की प्रेमिका भारमली ने जोधा को बताया, तब जोधा वहाँ से भाग कर निकली और बीकानेर के काहोनी गांव में जाकर शरण ले ली। जोधा के वहाँ से भागते ही मेवाड़ की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन वह उनको गिरफ्तार, या हम यूँ कहें कि उनको बंदी नहीं बना सके। बाद में कुंभा ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर को अपने अधीन कर लिया, और मंडोर को भी जो है मेवाड़ का एक अंग बना लिया। अब मेवाड़ से लेकर मंडोर तक केवल और केवल कुंभा का अधिकार था। यह बात जो है वो जोधा को पसंद नहीं आई। जोधा बार बार लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से वे पुनः जो है वो मंडोर पर अधिकार प्राप्त कर ले, लेकिन वह इस चीज़ में असफल होते जा रहे थे। बाद में हंसाबाई की मध्यस्थता की वजह से एक संधि हुई जिसे आवण और बावण की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 1453 में हुई एक संधि थी, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ आंवली के पेड़ हैं वह जो है वह मेवाड़ का क्षेत्र रहेगा, और जहाँ जहाँ बावली के पेड़ हैं वह क्षेत्र जो है मारवाड़ का रहेगा। इन दोनों की सीमा जो है सोजत, वर्तमान में हम कह सकते हैं पाली के अंदर सोजत को एक सीमा बनाया गया था। सोजत को इसका मुख्य केंद्र रखा गया था। साथ ही के अंदर जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह जो है कुंभा के पुत्र रायमल के साथ तय कर दिया था। और हम ये इतिहास के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई बात नहीं बनती पर जहाँ पर समझौता करना हो या जहाँ पर कोई संधि करनी हो, वहाँ पर विवाह प्रसंग डाल दिया जाता है। यानी जहाँ पर विवाह बंधन में बंध जाने की वजह से बाद में उनके रिश्तों में मिठास बढ़ जाती है। तो ये जो कारण था वह इतिहास में हम काफ़ी सारी जगह पर पढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे कि वहाँ जो संधि हुई उसमें
विवाह की बात हुई और बाद में जब वे संबंधी बन जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत मिठास बन जाती है, यानी रिश्ते बन जाते हैं। जोधा के द्वारा श्रृंगार कंवर का विवाह जो है कुंभा के पुत्र रायमल के साथ तय कर दिया गया और उनके साथ ये विवाह भी हो गया। 1453 में आवड़ बावड़ की जब ये संधि हो गई तो कुंभा के ऊपर कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को भी आखिर में मुक्की खानी पड़ी, क्योंकि कुंभा ने उन्हें भी पराजित कर दिया। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह दोनों ही कुंभा से पराजित हो चुके थे और इस समय दोनों के ही मन में कुंभा से पुनः बदला लेने की योजना बनी। 1456 में चंपानेर नामक एक स्थान पर मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच में चंपानेर की संधि होती है और जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि दोनों की संयुक्त सेनाएं मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेगी। कुंभा इस योजना से बिल्कुल अनभिज्ञ थे और जब दोनों की संयुक्त सेना का कुंभा पर आक्रमण हुआ तो कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं को 1457 ईस्वी में बदनौर या बैराटगढ़ के युद्ध के अंदर पराजित कर दिया। दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने के बाद में कुंभा ने सिरोही के शासक सहसमल देवड़ा को भी पराजित किया, क्योंकि सहसमल देवड़ा ने कुतुबुद्दीन शाह को कुंभा पर आक्रमण करने में सहायता प्रदान की थी। ये जो सभी घटनाक्रम था ये कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों की बात थी कि कुंभा ने किस युद्ध में विजय हासिल की, कुंभा ने क्या क्या किया। ये सारी चीज़ें हम कुंभा के बारे में पढ़ते हैं, यानी उनके राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। कुंभा की जितनी राजनीतिक उपलब्धियां थी उतनी ही उनकी हम यूँ कह सकते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी। कुंभा एक बहुत ही शानदार कला प्रेमी रहे थे। उनके शासनकाल में बहुत ही शानदार भव्य इमारतों का निर्माण हुआ था। उन्होंने स्वयं ने जो है वो साहित्य में रचनाएं की थी और उनके शासनकाल के अंदर उनके कई सारे दरबारी विद्वान भी थे जिन्होंने खूब सारी अच्छी रचनाएं भी लिखी थी। कुंभा की इन्हीं साहित्य रचनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि वाकई में यदि किसी ने सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया हो, इमारतों का निर्माण करवाया हो, मेवाड़ में वह व्यक्ति केवल और केवल कुंभा ही थे। कुंभा बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति भी थे और साहित्य प्रेमी भी थे। इन्हीं बातों को लेकर कवि राजा श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद के अंदर एक बहुत ही शानदार उक्ति कही है कि कुंभा अकेले ने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। अब किसी भी एक शासक के लिए अपने शासनकाल के अंदर 32 किलों का निर्माण करवाना बहुत बड़ी बात थी, जिसमें से मुख्य रूप से कुंभलगढ़ था, बोमट था, मचान था, अचलगढ़ था, बसंतगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। ये काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य थे जो कुंभा ने अपने शासनकाल में या अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किए थे। कुंभा के समय के अंदर ही चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण बैलाग के द्वारा करवाया गया था। कुंभा के समय के अंदर ही शेठ धरणक शाह ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनका वास्तुकार जो देपाक हुआ करता था। और इन मंदिरों की विशेषता यह है कि इन मंदिरों के अंदर 1444 खंभे हैं, इसलिए इसको जो है वो खंभों से बना मंदिर भी हम कह सकते हैं। कुंभा ने कुंभश्यामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसको कुंभश्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा की कई सारी साहित्यिक विशेषताएं भी रही थी। सबसे बड़ा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के पश्चात, यानी जब उसने मालवा विजय की, उसके पश्चात उस मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ जो था इसको हम वर्तमान के अंदर गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल 9 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण कुंभा ने, जो हमने पहले बात की कि इसका निर्माण कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, इसीलिए इसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई कुल 122 फीट है। इसकी चौड़ाई जो है वो 30 फीट के तहत है और ये बहुत ही शानदार 9 मंजिला इमारत बनी हुई है। कहीं कहीं इसकी लंबाई जो है वो अधिक भी बताई जाती है या कहीं कहीं इसकी लंबाई जो है वो कम भी बताई जाती है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो मूल रूप से 122 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 30 फीट है। साथ ही के अंदर इसके जो वास्तुकार थे, जैता, पोमा, पूंजा और नापा थे,
इन्हीं वास्तुकारों ने मिलकर जो है इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ की खासियत यह है कि इसकी जो तीसरी मंजिल जो है उसके अंदर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी 5वीं मंजिल में इन वास्तुकारों के नाम उल्लिखित हैं और इसकी 8वीं मंजिल में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। इसी विजय स्तंभ में बाद में जब ये विजय स्तंभ जो था वो 1820 या उससे बाद में जो है वो 1857 के मध्य में हम यूँ कह सकते हैं कि जब शासनकाल था स्वरूप सिंह का। स्वरूप सिंह के शासनकाल में इस विजय स्तंभ पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से इसकी ऊपरी मंजिल जो थी वह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसे में स्वरूप सिंह ने पूर्ण रूप वापस इसका जो है वो जीर्णोद्धार करवाया था। इस विजय स्तंभ को RBSE ने अपना सिंबल बनाया, राजस्थान पुलिस ने अपना सिंबल बनाया और हम यूँ कह सकते हैं कि इस पर जो है सबसे पहले राजस्थान की कोई ऐसी इमारत जिस पे सबसे पहले आज़ादी के बाद जो है डाक टिकट जारी हुआ था तो वह कोई दूसरी नहीं विजय स्तंभ थी। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। विजय स्तंभ के लिए फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना है वह रोम के टार्जन टावर से की है। कर्नल जेम्स टॉड इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताते हैं और हो क्यों ना, क्योंकि इसका निर्माण जो है स्वयं कुंभा ने करवाया था। इतना भव्य विजय स्तंभ और इतनी भव्य विजय के बाद में बनाया गया था। विजय स्तंभ के ऊपर ही जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई थी, जिसे पहले जो है प्रारंभ तो अत्रि ने किया था और इसे पूर्ण करना जो है वो महेश ने इसे पूर्ण की थी। इसकी वजह से इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई थी, जो वर्तमान में भी इस पर विद्यमान है। विजय स्तंभ के बारे में जितनी मुख्य रूप से बातें थी उसमें हमने सबने चर्चा कर ली। अब बात आती है कि कुंभा का साहित्य में क्या योगदान था। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य यानी उनका जो है साहित्य में बहुत ही ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि इंटरेस्ट था, या वे साहित्य में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। कुंभा ने स्वयं ने भी कई सारे संगीत जो है वो ग्रंथ लिखे थे, या कुंभा ने खुद ने भी जो है कई ग्रंथ लिखे थे। कुंभा के इन्हीं ग्रंथों के बारे में यदि बात करें तो उनके ग्रंथों में मुख्य रूप से सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज जैसे ग्रंथ हैं। संगीत राज जो था उसके भी कुंभा ने कुल जो है वो 5, उसके भी अलग अलग 5 भेद हैं, जिसमें से पाठ्य रत्न कोश हैं, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश जो है वो उसके मुख्य रूप से अंग हैं। कुंभा ने नाटक भी लिखे थे। कुंभा ने 4 अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखने का कार्य किया था। उसे जो है वो मराठी भाषा का ज्ञान था, मेवाड़ी भाषा का ज्ञान था, कन्नड़ का ज्ञान था और संस्कृत भाषा का ज्ञान था, और इन्हीं 4 भाषाओं में उसने जो है वो अलग अलग प्रकार के नाटक भी लिखे हैं। कुंभा ने कई सारी टीकाएँ भी लिखी हैं। उसने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। उसने सारंगधर की संगीत रत्नाकर भी टीका लिखी थी और उसने बाण भट्ट के चंडी शतक पर भी टीका का लिखने का कार्य किया था। कुंभा के बहुत सारे दरबारी विद्वान भी थे, क्योंकि कुंभा जब खुद साहित्य से इतना प्रेम करते थे, वे साहित्यकारों से भी प्रेम करते थे, उनको शरण भी उन्होंने दी थी। और उनके दरबारी विद्वानों में मुख्य रूप से कान्हा व्यास, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य नामक रचना लिखी थी, और इसका प्रथम वर्णन जो है वह राज वर्णन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो राज्य वर्णन जो था वह स्वयं कुंभा के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नाथा, जिन्होंने वास्तु मंजरी लिखी थी, नाथा या जिनका हम नापा के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा जो है वास्तु मंजरी नामक रचना लिखी गई थी। उसके बाद मेहाजी, जिन्होंने 120 तीर्थों पर एक संकलन लिखा जिसको तीर्थमाला नाम से जाना जाता है। मंडन उनका दरबारी विद्वान था, जिसने जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार भी हुआ करता था। मंडन ने रूप मंडन, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ और देवमूर्ति प्रकरण जैसी रचनाएं लिखी थी। मंडन का पुत्र गोविंद, जिसने उद्धार दोरिणी, द्वार दीपिका, सार समुच्चय और कला निधि जैसी रचनाएं लिखी थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई, जो कि वागीश्वरी नाम से प्रचलन में थी। स्वयं कुंभा की कई खूब सारी उपाधियाँ थी। कुंभा की उपाधियों की यदि बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, गजपति, अश्वपति,
आदि वराह, परम भागवत, और इसी के साथ ही उनको जो है वह हिंदू सूर्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा 1468 ईस्वी में मामदेव कुंड के पास कुंभलगढ़ में कर दी गई थी। और इसी के साथ ही उदा जो थे वे मेवाड़ के प्रथम पितृहंता कहलाए थे। इसी के साथ ही कुंभा के बारे में जो विशेष रूप से जो खूब सारी बातें थी उनके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ ही कुंभा जो थे वो हमारे पूर्ण हो जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई त्रुटि रह जाती है भूलवश तो कृपया करके क्षमा करें, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य से त्रुटियां होती रहती हैं। तो आप अपने इस छोटे भाई का हौसला बढ़ाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।